क्या आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा आईटीआर फॉर्म आपको फाइल करना चाहिए, 1 2 3 4 कौन सा वाला? और अगर आपने फॉर्म गलत भर दिया तो रिफंड रुक सकता है डेफिनेटली। सो ये और फिर पेनल्टी भी आप पे लग सकती है। सो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत जल्दी शॉर्ट में आपको बताने वाली हूँ कौन सा आईटीआर फॉर्म आपके लिए सही है। तो इस वीडियो में हम ब्रेक करेंगे कि आपको आईटीआर 1 2 3 4 5 6 7 कौन सा फाइल करना है, बहुत ही सिंपल टर्म में। सो यू कैन फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न एक्यूरेटली ऑन दिस टाइम वेदर यू सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, रनिंग अ कंपनी और रनिंग अ ट्रस्ट। देखिए हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है। सो लर्न इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आईटीआर 1 फॉर सहज, हु कैन यूज इट। आईटीआर 2 एंड 3 क्या डिफरेंस है दोनों में। आईटीआर 4 जिसको हम सुगम बोलते हैं फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, पर होता क्या है। एंड आईटीआर 5 6 7 जनरली ये फर्म्स, कंपनीज एंड ट्रस्ट्स के लिए होता है। सो अपडेट रहना होगा आपको लेटेस्ट रूल के लिए। और क्या रूल्स है 2025-26 असेसमेंट ईयर के लिए। So don't make any mistake for filing and choosing a wrong form. So it can lead penalties and rejection of your returns. So इस वीडियो में आपको हम देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स तो आपके लिए ओपन ही है। तो टॉपिक क्या है देखिए, सबसे पहले आईटीआर फॉर्म कौन सा फाइल करेंगे। अब फाइल हम करने से पहले हम ये देखेंगे कि क्या ज़रूरत है कौन सा आईटीआर फाइल करने के लिए। और एक चीज़, एआई टूल्स का भी यूज़ आप कर सकते हैं आपका आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करने के लिए। जस्ट कैसे आगे बताएंगे। एंड आईटीआर 1 to 7 में क्या डिफरेंस होते हैं वो भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आईटीआर 1, तो किसके लिए है, सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए। देखिए जनरली क्या कहा जाता है, अगर आपकी सैलरी आ रही है तो आप आईटीआर 1 की तरफ जाइए। सिर्फ सैलरी आ रही है तो थोड़ा बहुत इधर उधर की इनकम भी ठीक है, थोड़ी अलाउ हो गई है। लाइक दिस एक जनरल हम देख लेते हैं। आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए। एचयूएफ इसमें एप्लीकेबल नहीं होता है। आपकी इनकम जो है 50 लाख, ठीक है, इतना होना चाहिए। इनकम सोर्स, ऐसा नहीं कि किसी भी सोर्स से आपकी 50 लाख इनकम आ रही है, सोर्स भी यहाँ पे डिफाइंड है। आपका सैलरी या फिर पेंशन होना चाहिए। सैलरी आपके प्राइवेट गवर्नमेंट कोई सी भी चलेगी। उसके बाद आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है। नेक्स्ट है अदर सोर्स की कुछ इनकम आपको रिलायबल होती है, लाइक इंटरेस्ट जो हमें बैंक से मिलता है, एफडी जो जनरली इंडियंस करवाते हैं। उसके बाद है एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक है, यू कैन कंटेन इट। उसके बाद है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक न्यू डाला गया है। अगर आपका 1,25,000 तक का गेन है तभी आप आईटीआर 1 में आपका वो इंक्लूड होगा। मान लीजिए ये 1,26,000 चला गया तो इसको आप आईटीआर 1 में नहीं डाल सकते। एंड इन दैट केस आपको आईटीआर 1 में आप फाइलिंग नहीं कर पाएंगे आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की वजह से। अब देखिए नॉट एप्लीकेबल क्या, कैपिटल गेन्स अबव 1.25 लाख, मोर देन अगर आपके पास एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है आपकी, आप अगर बिजनेस करते हैं या कोई भी प्रोफेशनल है आप उसकी इनकम, फॉरेन में आपके पास कोई एसेट है या फिर आपके पास कोई फॉरेन की इनकम आ रही है, आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर है या फिर आपके पास अनलिस्टेड शेयर्स है, और आरएनआर या फिर एनआरआई है। एनआरआई है तो भी अगर आपकी सैलरी आ रही है स्टिल यू आर नॉट अलाउड फॉर फाइलिंग आईटीआर 1। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल्स का हेल्प लीजिए इसमें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। प्लस खुद भी थोड़ा बहुत अपडेट रहना ज़रूरी है, तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है एंड डेफिनेटली इसीलिए आप इसको देख भी रहे हैं। अब आईटीआर 1 की हमने बात कर ली है, आईटीआर 2 की तरफ आते हैं। ठीक है, वो ये होता है इंडिविजुअल्स, एचयूएफ जिनका हैविंग बिजनेस नहीं है, प्रोफेशनल इनकम हो गई। एप्लीकेबल किस किस चीज़ पे है, कैपिटल गेन हो चाहे वो किसी भी वे में हो, आपका इक्विटी हो, प्रॉपर्टी हो, म्यूचुअल फंड हो, कोई भी इस पर रोक टोक नहीं है। एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी आपके पास है आईटीआर 2 में फॉल करेंगे। आपकी सैलरी इनकम है और कुछ अदर इनकम लाइक बैंक इंटरेस्ट डिविडेंड है तो भी आप आईटीआर 2 में फाइल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सैलरी इनकम तो आईटीआर 1 में जाती है, बिल्कुल 1 में जाती है, बट उसके साथ साथ अगर आपको और भी तरह की इनकम है, जैसे आपके पास एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, आपका डिविडेंड आ रहा है, वहाँ आपको आईटीआर 2 लेना होगा। एंड आपके पास फॉरेन एसेट्स है, फॉरेन इनकम है तो भी आप आईटीआर 2 में आएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं डायरेक्टर इन द कंपनी या फिर आपके पास अनलिस्टेड शेयर्स है तो भी आप आईटीआर 2 में आएंगे। आप इसका यूज़ बिजनेस प्रोफेशनल, ठीक है, वहाँ पे नहीं कर सकते। बिजनेस प्रोफेशन की आपकी इनकम है तो आप आईटीआर 2 में नहीं आएंगे। एनआरआई है वो भी आईटीआर 2 का जो है वो फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आईटीआर 3 की बात कर लेते हैं।
ये होता है इंडिविजुअल्स, HUF जिनका बिजनेस है या फिर प्रोफेशन में है, ठीक है। अब देख लेते हैं एप्लीकेबल किस पे होता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। प्रोप्राइटरशिप है आपकी, फ्रीलांसिंग करते हैं, कंसल्टेंट है। उसके बाद है नॉट ऑप्टिंग, अगर आप प्रिजम्पटिव अपोजिट, आप बिजनेस एंड प्रोफेशन है और आप प्रिजम्पटिव इनकम नहीं दिखाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप प्रिजम्पटिव चाहते हैं तो उसके लिए ITR 4 होता है, अभी हम देखेंगे। बट अगर आप जो है प्रिजम्पटिव इनकम नहीं दिखाना चाहते और आपका बिजनेस है तो आप ITR 3 में अपनी जो फाइलिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी हो जाता है। उसके बाद है यहाँ पे ऑल टाइप की इनकम, सारे तरह की इनकम आप इसमें डाल सकते हैं। लाइक आपका कैपिटल गेन हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट मान लीजिए, FD मान लीजिए, डिविडेंड मान लीजिए, सारा कुछ। FN और इंट्राडे ट्रेडिंग भी डाल सकते हैं। ऑल्सो डायरेक्टर्स जो भी, ऑल्सो अगर आप डायरेक्टर हैं या फिर आपके पास अनलिस्टेड शेयर हैं तो आप यहाँ पे इसमें आप अपने आप को एनरोल करके आपका ITR जो है वो 3 जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं ITR 4। जनरली जो बिजनेसेस होते हैं वो इसी में ITR जो अपना फाइल करते हैं। प्रिजम्पटिव इनकम टैक्स, इसमें कुछ रूल्स होते हैं, लाइक इतने से इतना इनकम दिखा सकते हैं और इसमें जो इंटरेस्ट टैक्स रेट होता है फिक्स होता है, लाइक दिस कि अगर अभी आपका कम्प्लीटली ऑनलाइन का ट्रांजेक्शन है, कंप्लीट 100% बैंक ट्रांजेक्शन है, उस केस में आपको मिनिमम 6% प्रॉफिट दिखाना होता है और अगर आपका कैश का है तो उसमें आपको 8% प्रॉफिट दिखाना होता है। ये यहाँ का एक जो रूल एक फिक्स होता है। जनरली इसमें अकाउंट मेंटेन करने की मैंडेटरी नहीं होता कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करें, बट आप मेंटेन कीजिए, अच्छी बात होती है, क्योंकि हमारा टर्नओवर कई बार बिजनेसेस का टर्नओवर देखिए इंक्रीजिंग वे में होता है, तो काफ़ी ज़्यादा टर्नओवर होता है, करोड़ में जाता है, तो बेस्ट है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट देखिए, आपको मेंटेन करना एक अच्छी बात होती है मैनेज करने के लिए। सेक्शन 44 AD देखिए स्मॉल बिजनेसेस के लिए होता है, जो स्मॉल बिजनेस होते हैं वो सेक्शन 44 AD में जाते हैं। सेक्शन 44 AD है, इसमें जो प्रोफेशनल्स होते हैं, लाइक आप एडवोकेट्स देख लीजिए, आप डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, जो प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं, तो इनका सेक्शन 44 AD में जाता है। सेक्शन 44 AE गुड्स ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, उनके इसमें जाता है। टोटल इनकम देखिए 50 लाख से कम होनी चाहिए, या टर्नओवर आपका 2 करोड़ हो गया बिजनेसेस के लिए एंड 50 लाख हो गया प्रोफेशंस के लिए। उसके बाद है एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आपके पास एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, आपका कैपिटल गेन भी आ रहा है, आपके पास फॉरेन एसेट्स भी हैं, आप NRI हैं, डायरेक्टर्स है, होल्डिंग है अनलिस्टेड शेयर्स में, तो आप ITR 4 के लिए एप्लीकेबल नहीं होते। तो आप किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। खैर मैं बता देती हूँ, तब आप ITR 3 के लिए एप्लीकेबल होते हैं। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, वीडियो को आप बैक करके देख सकते हैं। अब हम ITR 5 की तरफ जाते हैं। देखिए फॉर फॉर्म्स LLP हो गया, AOPs हो गया, BOIs हो गया। अभी क्या है एप्लीकेबल होता है पार्टनरशिप फॉर्म्स, एक्सेप्ट जो ITR 4 को फाइल नहीं करते वो ITR 5 में आएंगे, ठीक है, अगर आपके पार्टनरशिप फॉर्म है तो। LLPs हो गए, AOPs हो गए, BOIs हो गए, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सनस हो गए, लोकल अथॉरिटीज़ हो गई, स्टेट्स हो गए, बिजनेस ट्रस्ट हो गए। किस पे एप्लीकेबल नहीं होता, इंडिविजुअल, HUF एंड कंपनीज पे ये एप्लीकेबल नहीं होता ITR 5, पार्टनरशिप फर्म्स पे होता है, AOPs पे होता है, LLP पे भी होता है। अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि LLP होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है ITR 6 फॉर कंपनीज जो सेक्शन 11 में नहीं आती है। सेक्शन 11 से एक मान लीजिए एक NGO की तरह एक कंपनी होती है जो सेक्शन 11 के अंदर में रजिस्टर्ड होती है, वो ITR 6 के अंदर में नहीं आती। यूज बाय कंपनी नॉट क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11, मतलब एक नॉन चैरिटेबल ट्रस्ट होती है, इसको मोस्टली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोलते हैं। इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है, आपके बिजनेस इनकम इंक्लूड होगी, कैपिटल गेन्स होगी, हाउस प्रॉपर्टी होगी, मिनिमम अंडर नेट टैक्स आप इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं, और इसको आप इलेक्ट्रॉनिकली बाय इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल करेंगे और डिजिटल सिग्नेचर से आप इसको जो है फाइल करेंगे अटैच करके। चैरिटेबल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये नहीं होता है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट ITR 7 को देख लेते हैं। देखिए फॉर ए चैरिटेबल होता है, चैरिटेबल ट्रस्ट, अभी हमने देखा ITR 6 चैरिटेबल और रिलीजियस के लिए नहीं है, तो क्या है उनके लिए है ITR 7। पॉलिटिकल्स के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए आपका ITR 7 होता है। एप्लीकेबल है टू पर्सन इंक्लूडिंग, ठीक है, ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन। उसके बाद है 11 एंड 12 चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट, 10, 23 सीट्स एजुकेशन एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए होता है। 10 सबसेक्शन 46 जो होता है आपका नोटिफाइड बॉडीज़ के लिए होगा, एंड 139 सबसेक्शन 4A, 139 सबसेक्शन 4B एंड 139 सबसेक्शन 4C प्लस 139 सबसेक्शन 4D, ये भी इसी में आते हैं।
ऑल्सो इनको और कौन कौन यूज़ करता है, देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके पास भी देखिए फंड्स आता है, तो डेफिनेटली उनकी भी इनकम कुछ होती है, तो वो किस में अपने जो है डिक्लेयर करेंगे, तो आइडिया 7 करेंगे। रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, न्यूज़ एजेंसीज हो गए, आपकी हॉस्पिटल्स हो गए। फाइलिंग मोड देखिए मैंडेटरी है, इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए ही फाइल करेंगे, ऑफलाइन एप्लीकेबल नहीं है। आप डीएससी या ईवीसी दोनों से किसी से भी मोड से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे जनरली जब हम आईटीआर 1 एंड 4 जब 2 और 3 फाइल करते हैं तो उसको हम क्या ईवीसी से वेरीफाई कर देते हैं। आईटीआर 6 में हमने क्या देखा, आईटीआर 6 में हमने ये देखा कि आप यहाँ पे सिर्फ डीएससी से ही इसको वेरीफाई करेंगे। आईटीआर 7 सिर्फ 6 के लिए ही एक रूल एक्स्ट्रा लगाया हुआ है आपके लिए, एंड आईटीआर 7 में आप किसी से भी कर सकते हैं। देखिए एप्लीकेबल ये नहीं होता जो आईटीआर 6 को यूज़ कर रहे हैं, तो इस बात का आपको जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमने देखा आईटीआर 1 से लेकर 7 सबका। तो अब हम बात कर लेते हैं चैट जीपीटी का। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि चैट जीपीटी के यूज़ से किस तरह से हम देख सकते हैं। देखिए सिंपली ये हमारा चैट जीपीटी, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ये गूगल का चैट जीपीटी है। तो इसमें आपको सिंपली लिखना है, ठीक है। सपोज मैं लिख देती हूँ, आई हैव 10 लाख सैलरी पर एनम, ठीक है, विच ITR फॉर्म इज एप्लीकेबल फॉर मी। इसमें मैं, ठीक है, अभी हम यही लिख लेते हैं। अभी देखिए ये कुछ आपको बताएगा, पहले हम इसको लिखने देते हैं फिर देखते हैं। आपको फुल डिटेल लिख के दे देगा, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ये देगा, हम देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, मोस्टली लाइकली आपको आईटीआर 1 फाइल करना है। कुछ कंडीशंस भी इसने लिखती दी है एक्स्ट्रा कि अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है, एचयूएफ एनआरआई नहीं, टोटल इनकम 50 लाख होनी चाहिए, उस तक की होनी चाहिए। इनकम फ्रॉम सैलरी, पेंशन, वन हाउस प्रॉपर्टी हो गया, एग्रीकल्चर इनकम लेस देन 5000। आप आईटीआर 1 का यूज़ नहीं कर सकते अगर आप एनआरआई हैं, ठीक है। आपके पास कैपिटल गेन है, यू हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हो गया, यू ओन मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, यू हैव फॉरेन एसेट्स एंड फॉरेन इनकम। तो ध्यान रखना है इसका। यू डायरेक्टर इन द कंपनी होल्ड अनलिस्टेड शेयर्स, तब भी आपको नहीं करना है। अगर उसके बाद भी कुछ नॉट अलाउड है, देखिए देखिए आपका कैपिटल गेन आ रहा है स्टॉक्स एंड प्रॉपर्टी से, तो आपका आईटीआर 2 जाएगा। फ्रीलांसिंग बिजनेस इनकम में आईटीआर 3 जाएगा। प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम में आईटीआर 4 जाएगा। देखिए आपको फुल इन्फॉर्मेशन ये निकाल के दे रहा है। देखिए आईटीआर 1 आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, आपके रेंटल इनकम, स्टॉक, और भी अगर आपको क्वेश्चन पूछना है उसमें आप डाल सकते हैं, ठीक है। एक और करते हैं, इसी में मैंने लिख दिया, इसमें मैं और ऐड कर देती हूँ, एडिशनली आई एम हैविंग 2 लाख रुपीज़ डिविडेंड, ठीक है। अब देखिए अब ये क्या रिजल्ट देता है। हमने क्या मेंशन किया, 10 लाख रुपीज़ सैलरी इनकम है, 2 लाख रुपीज़ डिविडेंड इनकम है। तो इससे ठीक है सारी डिटेल्स लिख के दी। रेसिडेंट इंडिविजुअल जो हम, ठीक है, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद है कैपिटल गेंस। आप इसमें कंक्लूजन में देखिए क्या कह रहा है ये, सिंस इनकम 10 लाख रुपीज़ सैलरी होगी, 2 लाख रुपीज़ डिविडेंड हो गया, इफ़ यू डोंट हैव कैपिटल गेन, मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी फॉर हाउस, हम आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। अब ये पूछ रहा है कैपिटल गेन्स किसका है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कैपिटल गेन इन शेयर्स, ठीक है, और लिख देते हैं 2 हाउस प्रॉपर्टी एंड नो बिजनेस इनकम, ठीक है। तो जो मन में क्वेश्चन है आप इसमें डालिए। थोड़ा कई बार क्या होता है आगे पीछे आंसर नहीं देता, अगेन आप उसमें प्रॉम्प्ट डालिए। अभी देखिए मैंने क्या मेंशन कर दिया, 10 लाख रुपीज़ सैलरी है, 2 लाख रुपीज़ डिविडेंड इनकम है, कैपिटल गेन्स है हमारा किससे, शेयर से, 2 हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम कुछ भी नहीं है। देखिए सिंपल कह रहा है, यू कैन नॉट फाइल आईटीआर 1, क्यों, क्योंकि हमारे पास कैपिटल गेन है शेयर से
और एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, प्रॉपर ये रीज़न भी दे रहा है। तो यहाँ पे हमें कौन सा एप्लीकेबल जाएगा, ITR 2 जाएगा। देखिए इंडिविजुअल एंड हाउस HUF के लिए होता है सैलरी पेंशन इनकम, हमारे पास सैलरी पेंशन इनकम है जो हमने इसमें एग्जाम्पल डाला। इनकम फ्रॉम एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी, देखिए टिक टिक आ रहा है। कैपिटल गेन है हमारे पास, किससे हमने श्योर किया, मैंने डिविडेंड बोला था, और शेयर है, शेयर से है। बिजनेस इनकम प्रोफेशनल इनकम कुछ भी नहीं है। तो कह रहा है यू शुड फाइल ITR 2 फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। और कुछ आपको हेल्प चाहिए तो उसके बारे में, सपोज आपको और भी कुछ ऐड करना है इसमें, दैट एडिशनली हम एक और लिख देते हैं, वी हैव 20,000 लिख देते हैं EMI एवरी मंथ, देखते विच डिडक्शन विच कैन क्लेम। अब ये देखिए ये क्या कह रहा है, इफ यू आर पेइंग 20,000 EMI पर मंथ, में हम 2.4 लाख रुपीज एनुअली का पे कर रहे हैं, डिडक्शन कैसे क्लेम कर सकते हैं। देखिए होम लोन EMI है तो अभी आपको डिडक्शन भी बता देगा, कई बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है ना, तो डिडक्शन भी बता देता है ये। तो इस तरह से हम ChatGPT का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें जो है वो ईजी रहे। देखिए क्या कह रहा है, प्रिंसिपल रीपेमेंट जो होता है हमारा एलिजिबल होता है ATC डिडक्शन के लिए, एंड इंटरेस्ट हम ले सकते हैं 24 सबसेक्शन B के अंदर में। तो जो ATC के लिए 1.5 लाख है, उसके लिए भी क्या कंडीशन है, होम लोन किसके लिए, परचेज करने, आपने अगर होम लोन लिया है तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया था, ठीक है EMI जस्ट लिखा था। तो होम लोन पे ही देखिए आपको एक डिडक्शन मिलता है। तो परचेज करने के लिए तो हम नया घर परचेज कर रहे हैं या फिर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और प्रॉपर्टी हम आने वाले 5 सालों में सेल नहीं करेंगे, ठीक है, तो 1.5 लाख का एग्जम्पशन हम ले सकते हैं। इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, देखिए 2 लाख तक का ही इंटरेस्ट हम ले सकते हैं, पर प्रॉपर्टी क्या हम सेल्फ ऑक्यूपाइड या तो हम खुद यूज़ करेंगे या फिर उसको खाली छोड़ेंगे। रेंट के लिए देखिए अलग होता है, इफ रेंटेड, रेंट का बात अगर हम करते हैं कि हम रेंटेड के लिए ले तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट अलाउड होता है विदाउट एनी लिमिट अंटिल कैप्ड इन 2020। तो जो 2020 का हमें कुछ रूल्स देखना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये जॉइंट लोन है तो बोथ को बोरोवर कैन क्लेम अबाउट सेपरेटली दे आर को ओनर टू, मतलब कि यहाँ पे एक बेस्ट चीज़ होती है, सपोज इट आप हस्बैंड वाइफ है, आपने घर बनाने या फिर कंस्ट्रक्शन या फिर नया लेने के लिए आपने लोन लिया, तो उस केस में आप दोनों जनों को 2-2 लाख रुपीज़ का आप एग्जिबिशन अलग अलग ले सकते हैं। और इन दैट केस अगर एक पर्सन, मतलब एक सपोज हस्बैंड वाइफ है, वाइफ नहीं लेना चाह रही, उसको ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो जस्ट एक लेटर लिख के देगी हस्बैंड को कि वो नहीं ले रही, तो हस्बैंड वहाँ पे उसकी जगह का भी ले सकता है, तो 4 लाख का एग्जम्पशन जो है वो हो जाता है। तो ऐसा भी होता है। तो होम लोन के हमने देख लिया। उसके बाद देखिए एजुकेशन लोन के बारे में बात करते हैं। तो एजुकेशन लोन का पर्पस क्या होना चाहिए, आप अपने देखिए अपने पार्टनर के लिए भी एजुकेशन लोन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा बच्चों के लिए लेंगे, ठीक है। ओनली इंटरेस्ट पार्ट आपका जो है रिडक्शन के अंडर में आता है, किस सेक्शन में, सेक्शन 80E में। लिमिट ऐसे कुछ भी नहीं है। फॉर हायर एजुकेशन के लिए आप ले सकते हैं, इंडिया या फिर अब्रॉड किसी में भी डाल सकते हैं। 8 ईयर्स के अंदर में आपको उसको फिनिश करना होगा। तो प्रिंसिपल रीपेमेंट देखिए डिडक्टेबल नहीं होता है, ये आपका होम लोन में होता है। थर्ड देख लीजिए, देखिए क्या पर्सनल लोन अगर आप लेते हैं तो देखिए पर्सनल लोन के लिए ऐसा कोई भी स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है, ठीक है। बट अगर आप इस लोन को यूज़ करते हैं एज अ बिजनेस, होम रिनोवेशन और परचेज करते कोई एसेट, तो इंटरेस्ट आप देखिए क्लेम कर सकते हैं एज एक्सपेंसेस और डिडक्शन में दिखा के। बट हाँ आपको प्रूफ देना होगा आपने उस लोन का यूज़ आप कैसे कर रहे हैं। सो बी स्मार्ट, ठीक है। उसके बाद समरी देखिए अगर आपका इन शॉर्ट हम देख लेते हैं, अगर लोन हम EMI का ले रहे हैं तो 1.5 लाख का अंडर ATC के अंदर मिलेंगे जो आपका प्रिंसिपल जाएगा, 2 लाख का लेंगे सेक्शन 24B में जो आपका इंटरेस्ट में जाएगा। उसके बाद बता सकते हैं कि आप आपका कौन सा होम लोन है या प्रॉपर्टी लोन, तो ये आपको उसके बारे में भी डिटेल देगा। सो ये हमने देखा ChatGPT किस तरह से हमें जो है वो हमारे आंसर्स को वो देता है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, डेफिनेटली लगी होगी, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिए। एंड आपकी इनकम सोर्स क्या है तो मैं आपको बता पाऊँगी, या फिर मैंने आपको प्रॉपर वे बता ही दिया है किस तरह से आप अपने जो क्वेश्चंस का आंसर हो ChatGPT को लिख के, ठीक है, थोड़ा आपको यूज टू होना पड़ेगा तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, आप पता लगा सकते हैं। तो फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड आप लोग इतना डेडिकेटेड में वीडियोस देखते हैं, धीरे धीरे मेरे इस चैनल के व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे जो है ग्रो कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, फैमिली में ज़रूर शेयर करें, ताकि आप ITR भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं, बट अवेयर होना ज़रूरी है आज के टाइम में। जिस तरह हम सारे देश दुनिया की खबर रखते हैं,
तो इस चीज़ की भी हमें खबर रखना ज़रूरी है। सो चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट के लिए, इनकम टैक्स और टैक्स रिफंड और आईटीआर फाइलिंग टिप्स। सो जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फाइल स्मार्टली, स्टे कंप्लाइंट एंड स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।